जस्ट अफेयर्स में आपका स्वागत है। देखिए, समान ज्ञान की ये भाग 2 2022 की श्रृंखला चल रही है। ये आपके विभिन्न एग्जामों जैसे यूपी लेखपाल और अन्य एग्जाम जिसमें समान ज्ञान पूछे जाते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। देखिए, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और अगर मैं हर वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करूंगा डेली, तो अगर आप डेली देखेंगे तो एक हफ्ते में आपका हो जाएगा 105 क्वेश्चन आपका एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। और ये ऑप्शन वाइज भी डिस्क्राइब होगा। तो कहने को 105 है लेकिन ये तकरीबन आपके 150 क्वेश्चन तैयार होंगे एक हफ्ते में। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए और इसमें आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक या समुद्री नमक या स्टार्च या ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। कभी भी आप आंसू को अगर टेस्ट करेंगे तो उसको आपको साल्ट जैसा स्वाद आएगा, सामान्य नमक जैसी स्वाद आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है? ए, फेरिक ऑक्साइड से, बी, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी, क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, या डी, उपर्युक्त सभी के कारण। तो सबसे पहले आपको ये जानना, जंग लगती क्यों है। देखिए, जब लोहे से बना सामान नमी वाली जगह पर रखते हैं तो यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है जिससे लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड जम जाती है। और यही जो आयरन ऑक्साइड होती है इसी को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यानी आयरन ऑक्साइड का लगना ही लोहे में जंग का नाम कहा जाता है। तो ये प्रतिक्रिया फेरिक ऑक्साइड से भी हो जाती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी हो जाती है, क्षारकीय फेरस तथा फेरिस कार्बोनेट से भी जंग लगता है। यानी इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के कारण। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए, बेंटिंग ने, बी, डोमेक ने, सी, रोनाल्ड रॉस ने, या डी, हार्वे ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बेंटिंग ने। देखिए, इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिकाओं से अस्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज अग्नाशय से निकलता है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, वनस्पत तेल जैसे मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? वनस्पत तेल। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और निकेल तथा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन को आप ऐड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वनस्पत घी में। वनस्पत घी का मतलब होता है जैसे डालडा, डालडा को ही क्या बोलते हैं? वनस्पत घी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया मैंने समझाई, इस प्रक्रिया को बोलते क्या है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नीचे डिटेल मैंने लिख दी है, आप पढ़ना चाहें तो इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? सबसे पहले हम जानेंगे मिश्र धातु होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं धातु को। जैसे मान लीजिए जस्ता हो गया, सीसा हो गया, ये सब क्या है? धातु है। धातु का मतलब जो सिर्फ खुद है, यानी उसमें कोई और कोई मिलावट नहीं, किसी प्रकार की कोई और धातु मिलाई नहीं जा रही, उसको धातु बोलेंगे। लेकिन अगर किसी धातु में मान लो हम कार्बन को मिला देते हैं तो क्या कहलाएगी? मिश्र धातु कहलाएगी, यानी मिक्सचर एलिमेंट मिक्सचर धातु कहलाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टील का, जिसको इस्पात कहा जाता है, इस्पात का, तो इस्पात बेसिकली लोहा प्लस कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। और कुछ भी अन्य यौगिक होते हैं लेकिन मोस्टली लोहा और कार्बन को ही मिलाकर हम इस्पात को मिलाते हैं। चूंकि इसमें दो धातुओं को मिलाकर कोई एक तीसरी धातु निर्माण की गई
जिसका नाम स्टील या इस्पात है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, मिश्र धातु बोल देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन या ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है। देखिए सबसे पहले हम ईंधन को समझते हैं क्या। बेसिकली ईंधन वही कहा जाएगा जिससे उष्मा निकलती हो, उष्मा या किसी प्रकार की ऊर्जा। यानी हम ऐसी कौन सी चीज है जिससे उष्मा को प्राप्त नहीं करते हैं। क्या हम वाटर गैस से प्राप्त नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर गैस से प्राप्त नहीं करते हैं, लाफिंग गैस से प्राप्त नहीं करते, या फिर मार्स गैस से प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में कोई भी ईंधन गैस नहीं होती है। देखिए लाफिंग गैस को हम NOx या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। देखिए लाफिंग गैस रंगहीन गैस होती है, यानी इसका कोई रंग भी नहीं होता है, और ना ही यह ज्वलनशील होती है, यानी ये गैस जो है वो अज्वलनशील गैस है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाफिंग गैस। इससे हमको किसी भी प्रकार की ईंधन नहीं प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। क्या वो फास्फोरस है, या फिर सोडियम है, या लोहा है, या फिर गंधक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, फेदम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फेदम क्या एक मछली का नाम है, या पौधे का नाम है, या किसी बर्तन को कहते हैं, या फिर एक प्रकार का माप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक माप है। देखिए आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए कोई महासागर या सागर है, जल से भरा हुआ है। अब किसी कारणवश हमको जानना है कि इसकी गहराई कितनी है। तो आपको पता है हम भार को केजी में और लीटर में, और हमारे कई सारे पैमाने हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है लंबाई। लेकिन समुद्र की गहराई को हम किस में मापेंगे। तो समुद्र की गहराई को जो यूनिट होती है उसको बोलते क्या है, फेदम। यानी समुद्र की गहराई हम फेदम यूनिट में नापते हैं, और यह एक मेजरमेंट यूनिट है। इसीलिए फेदम क्या कहा जाएगा, मेजरमेंट यूनिट। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, या फिर डी शरीर का ताप। देखिए आपको पता है कि 3 तरंगे होती हैं, पी, एस, एल। सबसे ज्यादा स्पीड पी की होती है, उससे कम फिर एस की, और सबसे कम एल तरंग की स्पीड होती है। देखिए जिस तरंग की स्पीड सबसे कम होती है वह सबसे विध्वंसकारी होती है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड पी तरंग की है, फिर एस की है, फिर एल के। ये 3 तरंगे ही होती हैं जो भूकंप के लिए जिम्मेदार मानी गई हैं। अब देखिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, तो ये सबसे कम क्षति पहुंचाती है। उससे कम स्पीड एस की होती है, तो ये थोड़ा सा पी से ज्यादा। और सबसे कम स्पीड जो होती है वो एल तरंगों की होती है। एल तरंगों को ही हम सरफेस वेव भी बोलते हैं। यानी ये सतह पर चलने वाली किरणें होती हैं भूकंप की। और सर्वाधिक क्षति कौन सी तरंग पहुंचाती है भूकंप की, एल तरंग ही सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। और रिक्टर स्केल नापने में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, भूकंप की तीव्रता। देख चलिए आपको बताना है कि मरकरी स्केल से क्या नापते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है, या डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ए आइंस्टाइन ने, बी न्यूटन ने, सी अल्फ्रेड नोबेल ने, या फिर डी मैडम क्यूरी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब प्रश्न उठता है कि क्या आइंस्टीन ने क्या बनाया था? देखिए, आइंस्टीन ने दो चीजें दी थी। क्या क्या दिया था? एक आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टीन ने ही दिया था। और एक थ्योरी इन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म किसने दिया था? इसको भी दिया था आइंस्टाइन ने। अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने भी दो चीजें दी थी। क्या क्या दिया था? एक तो इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, किसने दिया था? न्यूटन ने। दूसरी चीज न्यूटन ने बताई थी गति के सिद्धांत जो दिया था, लॉ ऑफ मोशन, किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। गति का सिद्धांत भी किसने दिया था? न्यूटन ने। चलिए मैडम क्यूरी के बारे में आपको रोचक चीजें बताता हूं। देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने ही की थी। अगर हम बात करें विज्ञान की दो शाखाओं में पहली बार किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैडम क्यूरी जी ही थी, जिन्हें विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला था, एक भौतिकी में और दूसरा रसायन में। एक साथ दोनों नोबेल पुरस्कार, ये पहली वैज्ञानिक थी जिनको मिला था। किसको? मैडम क्यूरी ने। यानी इस क्वेश्चन का अगर सार देखें तो डायनामाइट का आविष्कार, इसका जो सही ऑप्शन है वो है अल्फ्रेड नोबेल। अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने दो चीजें दी, पहली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अगर हम बात करें न्यूटन की तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति का नियम दिया। अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की तो डायनामाइट, मैडम क्यूरी की तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की और मैडम क्यूरी ही वो पहली वैज्ञानिक हुई थी जिन्हें एक साथ दो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दो शाखाओं में विज्ञान की, कौन कौन सी? एक भौतिकी में और एक रसायन में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ए सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जिप्सम से। देखिए, आप कभी अगर आपका स्टोन क्रैक हुआ होगा, हड्डी टूटी होगी या फिर लेग की या हैंड की, तो आपने देखा होगा कि चूर्ण जैसा होता है, जलविहीन होता है। बेसिकली इसको क्या करते हैं, पट्टी की सहायता से इसको आपके फ्रैक्चर एरिया में प्लास्टर कर देते हैं और ये कुछ क्षण में ही काफी मजबूत हो जाता है, जिस कारण से आपकी जो बोन हो वो एक्चुअल शेप एंड साइज ले लेती है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? देखिए, जीएस में मैंने क्या किया है कि जो करंट में भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनको भी मैंने समाहित कर रखा है। सिर्फ ये नहीं कि रटा ज्ञान है कि मैंने सिर्फ प्रीवियस उठा के रख दिया है, मैं क्वेश्चन को खुद ही डिजाइन किया हूं और बनाया हूं। इसमें करंट के भी क्वेश्चन आपको समाहित मिल जाएंगे। चलिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? क्या वो ये एक्स किरणें हैं? क्या वो लेजर किरणें हैं? क्या वो गामा किरणें हैं? क्या वो कैथोड किरणें? देखिए, मौजूदा समय में चाहे वो यूएसए हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया का डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर बात करें हम चाइना की, और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो एक नई तकनीक पर चल रही हैं, जो है लेजर टेक्निक। ये लेजर टेक्निक से क्या कर रहे हैं? इनका मानना है कि लेजर टेक्निक और टेक्निक की अपेक्षा सस्ती भी है और टेक्निक की अपेक्षा टिकाऊ भी है और अच्छी भी है। ये आप देख रहे हैं, ये डीआरडीओ की जारी की गई इमेज है इंडिया की तरफ से। ये एक पायलट बैठा है, इसने क्या किया, इसके सामने मशीन लगी हुई है, पीछे से कोई फाइटर जेट आ रहा था, इसने इसको ऑन किया और ये लेजर लाइट निकली और गन से इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने बचपन में एक छोटी सी टार्च
ली होगी, जिसको लेजर लाइट के माध्यम बोला जाता है। यहाँ पर एक लगी होती थी बटन, और जब आप इसको प्रेस करते थे तो एक रेड कलर की लाइट निकलती थी, काफी दूर तक चली जाती थी कुछ ही क्षणों में। तो इसी टेक्निक को ये लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि इसमें चिकित्सा में, ऑपरेशन में इनको सहायता मिले, और युद्ध में भी, और ये आने वाले समय में काफी क्रांतिकारी तकनीक साबित होने वाली है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेजर किरणें। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती हैं? विद्युत तरंग, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दूं कि रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैग्नेट रेज उपयोग की जाती हैं। देखिए, रडार की फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्जाम में, कुछ ना पूछ करके सिर्फ रडार का फुल फॉर्म है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो मैं आपको बता दूं, रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली रडार है क्या? मान लीजिए ये है अपना प्यारा भारत, और ये है पाकिस्तान, ये है भारत की सीमा, कश्मीर समझ लीजिए ये है, और पाकिस्तान से आप ये आइडिया लगाइए, समझ लीजिए कोई ड्रोन छोड़ रहा है पाकिस्तान। अब इंडिया को कैसे पता चलेगा कि कोई ड्रोन आ रहा है? देखिए, सीमा पर रडार लगा होता है, रडार का ही काम ही होता है कि इसमें डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं, जो अपनी ओर आ रहे ऑब्जेक्ट की क्या क्या बता सकता है, वेलोसिटी बता सकता है, फिर ये बता सकता है कितनी डिस्टेंस पर है, जिससे ये अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर सके डिस्टेंस जान करके, और ये किस एंगल पर आ रहा है ये भी बता देता है। यहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जाती हैं एनवायरनमेंट में, फिर ये जब रिटर्न होके आती हैं, कंप्यूटर में एक इमेज बनती है पूरी चीजों की, उसमें एंगल, वेलोसिटी, डिस्टेंस सब नोट होती है, और यहाँ पर बैठा जो सेना का व्यक्ति होता है वो इसको देख करके आइडिया लगा लेता है कि इसकी दूरी कितनी है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो रडार का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आपका रंगों, परावर्तन, अपवर्तन सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, सी, प्रकाश परावर्तन होता है, या फिर डी, प्रकाश अपवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। अब चलिए हम बात करते हैं कि प्रकीर्णन से क्या क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्रकीर्णन से क्या क्या होता है हम ये जानते हैं। प्रकीर्णन से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग जो दिखता है उसके लिए भी क्या जिम्मेदार होता है? प्रकीर्णन ही जिम्मेदार होता है। यदि हम बात करें कि आकाश का नीला रंग, इसमें भी कौन जिम्मेदार होता है? प्रकीर्णन ही जिम्मेदार होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग कौन जिम्मेदार है? प्रकीर्णन ही जिम्मेदार होता है। प्रकीर्णन क्या है, अपवर्तन क्या है, इसको ब्रीफ में किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी परिप्रेक्ष्य से इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी ही चर्चा कर रहा हूँ। शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये एक प्रक्रिया होती है जिससे सूर्य का लाल रंग हो जाता है, दिखता है, होता नहीं, सिर्फ हमको आंखों में हमारी नजर आता है। आकाश का नीला रंग नजर आने लगता है, ट्रैफिक का लाल रंग दिखने लगता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवर्तन, देखिए, अपवर्तन से जो जो क्रियाएं घटित होती है मैं उसको बता देता हूं। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य का दिखाई देना, यानी सूर्य का वास्तविक टाइम से थोड़ा पहले दिखाई देना, किसके कारण है? ये है अपवर्तन के कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का
दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना भी क्या कारण है? अपवर्तन ही कारण माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका आपने सुना होगा। बेसिकली डेजर्ट एरिया में लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि वहां पर छांव है, वहां पे पानी पीने को मिल सकता है, वहां पर जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है, वो मरीचिका कारण होता है। जब साइंस बताऊंगा तो आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि मरीचिका है क्या। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पता चलता है, या कटे हुए हीरे का अत्यधिक जगमगाना, यानी हीरे की जो जगमगाहट होती है वो भी किसके कारण होती है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होती है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर, ये कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस की बात करें, आप आरओ में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, बेसिकली इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर जहां आप देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगा दें। उसके बाद एंडोस्कोप द्वारा मरीज का निरीक्षण, ये भी किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संपन्न होता है। मान लीजिए गले की जांच करनी है तो डॉक्टर एक पाइप लेता है, उसको डाल देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रक्रिया की वजह से आपके अंदर की सारी इमेज कंप्यूटर पर बन जाती है और डॉक्टर उसको देख के निरीक्षण कर पाता है। तो ये सारा काम हम कैसे कर पाते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। इसीलिए आकाश का नीला दिखाई पड़ना, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक? देखिए पिच क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं। पिच आवाज की पतली और मोटी होने से संबंधित है। जिसकी आवाज की पिच ज्यादा या जिसकी आवाज की पिच कम, उसकी आवाज पतली और मोटी, ये इस पर निर्भर करता है, पिच पर। चलिए हम आगे बताते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। अगर तेज गति से कोई वाहन आ रहा है और वो हॉर्न बजाता है तो क्या होगा? हमको अधिक सुनाई देगा। किस कारण? अपने पिच प्रक्रिया के कारण। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 15 क्वेश्चन 7 दिन और 7 दिन में 105। कहने को 105 है लेकिन मैं ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चन को कंसीडर कर रहा हूं, तो मोस्टली आप 135 या 120 ऑन एवरेज मान के चल सकते हैं। तो इससे अच्छी तैयारी मुझे नहीं लगता है कि अगर आप के हफ्ते भर में इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएं जिसमें करंट का भी जीएस इंक्लूड हो। मैंने आज एक ही क्वेश्चन रखा है, दिए गए क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, मैं क्वेश्चन को बढ़ाता रहूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।